यूजुअल लैंग्वेज में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म करता है तो उसके अंदर एक खास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। उसको मोशन अंडर ग्रेविटी का नाम दिया जा रहा होता है। ठीक है, ऑलराइट। सो आपके पास बात हो रही थी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म करता है तो उसके अंदर एक खास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम अपनी आम जबान में कहते थे A इज इक्वल टू जी, और जो आपके पास होता था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि आपके पास दो तरीके के मोशन होते हैं। एक मोशन होता है आपके पास डाउनवर्ड और एक मोशन होता है आपके पास अपवर्ड। डिस्क्रिप्शन मैंने लास्ट क्लास में दे दी थी। आपके पास दो तरीके के मोशन होते हैं, एक आपके पास होता है डाउनवर्ड और एक आपके पास होता है अपवर्ड। एक डाउनवर्ड होता है और एक अपवर्ड होता है। हमारे पास टोटल दो तरीके के जो मोशन होते हैं, जिसमें से एक डाउनवर्ड होता है और एक अपवर्ड होता है। डाउनवर्ड मोशन के अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, तो वी होती है 0 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड मोशन में। डाउनवर्ड मोशन के अंदर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो ए बराबर है प्लस जी, जिसका मतलब प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब बॉडी जमीन पर टकराती है तो जमीन पर टकराने से पहले कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। तो जमीन पे टकराने से पहले बॉडी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। जब जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऊपर से नीचे तो इनिशियली उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मोशन नहीं। तो अगर इनिशियली उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मोशन नहीं है तो इसका मतलब इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर आपको मैंने कल की मिसाल दी थी कि मेरे पास अगर यहाँ पे मौजूद है ये एक ब्रिज और ये आपका पैर मौजूद है और आपके पैर के साथ एक पत्थर मौजूद है, नीचे पानी है, तो जब आप इस पत्थर को अपने पैर से आगे उठा के नीचे फेंकेंगे तो आपके पास होगा क्या कि इनिशियली आपके पास ये पत्थर किस में पाया जा रहा है? रेस्ट। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। जब ये पत्थर नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जमीन पे टकराने से पहले इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। और जब जब आपके पास ऑब्जेक्ट मूव करता है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन तो वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है आपके पास क्या? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब आपके पास ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। एक बात तो अपने जहन में नक्श कर लें, जब भी बॉडी ऊपर जाती है तो उसे ऊपर फेंकने के लिए, थ्रो करने के लिए हमें कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो हमें उसको कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जब भी आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसे कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद ऊपर नहीं जाएगा, इसको आप ऊपर फेंकेंगे। ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। अगर आपके हाथ है और आपके हाथ में मैं एक बॉल दे दूं और मैं बोलूं इस बॉल को ऊपर आप जो है वो थ्रो करें, तो आप अपना हाथ अगर इसी पोजीशन पे रखेंगे, अगर आपने अपना हाथ इसी सेम पोजीशन पे रखा तो ये बॉल कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। बॉल को ऊपर ले जाने के लिए पहले आपका ये हाथ आएगा नीचे और फिर आपका हाथ ये आएगा ऊपर। तो पहले हाथ नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो हाथ नीचे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि बॉल को ऊपर फेंकना है। तो बॉल को ऊपर फेंकने के लिए कोई ना कोई आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये काम आप ग्रेविटी के फेवर में नहीं कर रहे, बल्कि ये काम आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो जब जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया जाता है then it must possessed with initial velocity, तो उसमें initial velocity given होती है। अब हमारे पास बॉल है, बॉल को हमने वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकंड। बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब बॉल क्या कयामत तक ऊपर जाएगी? नहीं,
बॉल ऊपर जाएगी और एक लम्हे के लिए वो हवा में रुकेगी। बॉल ऊपर जाएगी और एक लम्हे के लिए वो हवा में रुकेगी। जिस लम्हे वो हवा में रुकी, इसका मतलब उस लम्हे उसका मोशन क्या हो गया, खत्म। तो इसका मतलब वहां पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो याद रखिएगा, अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। तो मैंने यही बात बताई यहाँ पे कि अपवर्ड मोशन है और अपवर्ड मोशन में वीएफ आपके पास क्या होगी, जीरो। अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो ली जाती है। क्यों जीरो ली जाती है? क्योंकि जब आपके पास बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और जब डिक्रीज होगी तो एक वक्त आएगा वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। तो वेलोसिटी खत्म होगी तो क्या बन जाएगी, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। और आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन ली जाती है माइनस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों ली जाती है? इसलिए ली जाती है कि बॉडी की वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज हो रही है। ये बातें अपने जहन में रखिएगा। अगर आपके पास बॉडी ड्रॉप हो रही है तो दो चीजें खुद से लेनी होंगी, वी आई जीरो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर बॉडी थ्रो हो रही है तो वी एफ जीरो और एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस में 9.8। आपके पास डाउनवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी और अपवर्ड मोशन में वी आई हमेशा गिवन होगी। अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस होती हैं, हम इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं लाएंगे। हम इक्वेशंस वही अप्लाई करेंगे जो हम करते हैं। लिख लें यहाँ पे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं आएगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, s is equal to vit plus half at स्क्वायर और 2as is equal to vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसके साथ एक्सेलरेशन का एक सदाबहार फॉर्मूला, एक्सेलरेशन बराबर होता है vf माइनस vi अपॉन टी। इसके साथ एक्सेलरेशन का एक सदाबहार फॉर्मूला, एक्सेलरेशन बराबर होता है vf माइनस vi अपॉन टी। अब यहाँ पर अंडरस्टूड सी बात होगी कि जहां जहां पे a होगा वहां पे हमें सपोज करना होगा g, जिसका मतलब है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नीचे आएगी तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव। यहाँ जहाँ पे a लिखा हुआ है वहां पे हम g सपोज करेंगे। इसका मतलब अगर आपके पास नीचे आएगी तो पॉजिटिव और ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। इसको अपने जहन में रखिएगा। आपके पास डाउनवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इसके अलावा अगर आपसे हाइट पूछी जा रही है या आपको हाइट दी हुई तो उससे मुराद होगा डिस्टेंस। अगर आपसे हाइट पूछी जा रही है और आपको हाइट दी हुई तो उससे मुराद होगा डिस्टेंस। अगर आपसे हाइट पूछी जा रही है, आपको हाइट दी हुई तो इससे मुराद आपके पास क्या है, डिस्टेंस। हाइट पूछी जा रही है, हाइट दी हुई से मुराद क्या, डिस्टेंस। मैं इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं लाऊंगा, जैसी इक्वेशंस थी मैं वैसी अप्लाई कराऊंगा। अंडरस्टूड होना चाहिए कि s से मुराद होता है h और जहां पर a होगा तो उससे मुराद वहां पर आपके पास क्या होगा, g। अगर डाउनवर्ड मोशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर अपवर्ड मोशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये बात थी जो आपको मुझे बतानी थी, जो यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्कस करी। अब इसमें तीन केसेस हैं। अब वो तीन केसेस आप उतारिएगा नहीं, इनको मैं बाद में शुरू मतलब प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। इसमें पहला केस है कि एक में बॉडी स्ट्रेट ऊपर जाए और स्ट्रेट नीचे आए। ये पहला केस है, आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा केस ये है कि हम बॉडी को एक बिल्डिंग के टॉप से फेंकें, एक बॉडी को हम बिल्डिंग के टॉप से फेंकें, जब वो वापस आए तो हमारे हाथ से छूट जाए और छूटने के बाद कहाँ चली जाए, नीचे। ये दूसरा केस है। लाइक आपने दूसरी फ्लोर से एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल गई ऊपर और जब वो नीचे आ रही थी तो बॉल आपके हाथ से छूट गई और वो कहाँ पहुंच गई, जमीन पे। तो दूसरा केस। तीसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाए, कि आप यहाँ खड़े हुए, आपने 5वें माले तक एक बॉल को फेंका, 5th फ्लोर तक एक बॉल को फेंका। जब ये बॉल नीचे आ रही थी तो किसी बच्चे ने इस बॉल को यहाँ से हाथ रखकर पकड़ लिया और उसे जमीन तक पहुंचने नहीं दिया। तो तीसरा केस। ये सारे केसेस मुझे डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है
कि मैं आपको इसके सिंपल 2-3 न्यूमेरिकल कराऊं और उसके बाद फिर मैं आपको इन केसेस के ऊपर लेकर आऊं। तो अब लिखिए एक न्यूमेरिकल। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड from the top of a tower 100 meter high. A body is dropped from the top of a tower 100 meter high. A body is dropped from the top of a tower 100 meter high. Calculate part A. How much time will it take to reach the ground? Calculate part A. How much time will it take to reach the ground? How much time will it take to reach the ground? Part B. What will be its velocity just before it hits the ground? What will be its velocity just before it hits the ground? What will be its velocity just before it hits the ground? ठीक है, अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उस बात को जरा अपने जहन में रखिएगा। कुछ बातें बहुत छोटी छोटी मैं बताता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं कभी कभी, अगर आपने टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुना हो तो। सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी में, सिर्फ, जुमला मैंने बोला सिर्फ, जुमला मैंने बोला सिर्फ, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर इस इक्वेशन को हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, और इस इक्वेशन को हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये वाली इक्वेशन उस वक्त अप्लाई की जाएगी जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, और ये वाली इक्वेशन उस वक्त अप्लाई की जाएगी जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो। क्यों? इफ एनीबडी आस्क यू व्हाई, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी एस इज इक्वल टू वी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इससे इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, डिड यू गेट इट, और खाली मेरे पास बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो याद रखिएगा, मैंने एक कंडीशन रखी, इट्स फॉर जस्ट मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर एस इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उस वक्त अप्लाई होगी जब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी 0, और 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर उस वक्त अप्लाई होगी जब फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी 0। इस बात को अपने जहन में रखिएगा जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। If anybody asks you why you are just making a distinction between this and this,
तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये आपके पास अगर वी आई जीरो होगी तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इसके स्टेप्स सामान्य करना बहुत आसान होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, दिस इज जस्ट लिमिटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मैंने आपको ये बात बताई कि आपके पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर उस वक्त लगेगी जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर उस वक्त लगेगी जब फाइनल वेलोसिटी जीरो। इसके अलावा दो बातें जो बार बार आएंगी, एक तो 9.8 का हाफ जो होता है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद कर लें इसको। 9.8 का हाफ 4.9, कैलकुलेटर के आदि मत बने, कैलकुलेटर के आदि मत बने। 9.8 का हाफ 4.9 होता है और 9.8 का ट्वाइस 19.6, दोनों बातें नोट कर लें। 9.8 का ट्वाइस होता है 19.6, 9.8 का हाफ होता है 4.9, 9.8 का हाफ 4.9, 9.8 का ट्वाइस 19.6। ठीक है, शुरू की क्लास में अगर टाइम लगा देता हूं तो आगे जाके मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब देखते हैं आगे जरा क्या हमें क्या दिया हुआ है। चलिए भाई यहाँ देखें डेटा क्या बोल रहे हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, जब बॉडी ड्रॉप होती है नीचे आती है तो दो बातें, बॉडी इज ड्रॉप्ड नीचे आती है दो बातें, वी आई जीरो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कोई नहीं बताएगा खुद लिखना होगा। बॉडी क्या हो रही है, ड्रॉप, बॉडी ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, लिख दें खुद से। इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर होगी बात, आगे बढ़े। आपसे बोल रहे हैं इट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट, आपको बोल रहे हैं इसको 100 मीटर की हाइट से फेंका गया। ये हाइट से मुराद होता है डिस्टेंस, तो लिखें s इक्वल टू h इक्वल टू 100 मीटर्स, s इक्वल टू h इक्वल टू 100 मीटर्स। तो हमारे पास s h के बराबर आया और ये 100 मीटर्स के बराबर आया। रिक्वायरमेंट में दो चीजें चाहिए, पहली चीज क्या चाहिए, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, जमीन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगाएगी, यानी कि रिक्वायरमेंट में चाहिए t। उसके साथ आपसे बोल रहे हैं कि जब ये जमीन पे टकराएगी तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि मालूम करना है आपको वीएफ। एक तो आपसे ये बोला कि जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगी, यानी कि आपको मालूम करना है टी। और इसके साथ आपसे बोला कि जमीन पे पहुंचने से पहले पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि आपको मालूम करना है क्या, वीएफ। अब मैंने यहाँ पर आपके पास अटेम्प्ट किया इसका सोल्यूशन। एक तो आपको ये बताना है कि जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगी, और दूसरा आपको ये बताना है कि यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। बहुत आसान सा इक्वेशन है। अगर मैं सबसे पहले टाइम निकालना चाहता हूँ तो मैं एक्सप्रेशन के फॉर्मूले पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। यहाँ से मुझे टाइम सबसे आसानी से मिल सकता है, लेकिन अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ मैं टाइम लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। वी आई मुझे पता है, वी आई मुझे पता है, एक्सप्रेशन मुझे पता है, एक्सप्रेशन मुझे पता, लेकिन मुझे वी एफ नहीं पता। एग्रीड और नॉट, इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अभी फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकता। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं अगर आपके पास लगा दूं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस 18, कुछ बेवकूफ़ों को यही नहीं पता होता कि ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, दोनों एक ही हैं। ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ है। यहाँ पे भी वही बात है, ना मुझे वी एफ पता है ना मुझे टी पता है, तो मैं इस फॉर्मूले को भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो अब बची हमारे पास कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हेलो।
तो आपके पास यहाँ पे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस मैंने हाफ ए टी स्क्वायर लगाई और मैंने क्यों भी लगाई क्योंकि वी आई जीरो है। एक रीजन ये भी आगे देखें, वी आई जीरो है। अब वैल्यू पुट कर दें, s की जगह पे आ जाएगा 100, तो s की जगह पे आ गया 100, वी आई का मतलब है जीरो, टाइम मुझे मालूम नहीं है एज इट इज, हाफ एज इट इज, एक्सेशन का मतलब 9.8 और टी स्क्वायर एज इट इज। तो मेरे पास s की जगह पे आ गया 100, वी आई का मतलब जीरो, टाइम मुझे मालूम नहीं है तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 और साथ में मेरे पास लिखा हुआ है टी स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पे ये 100 बिल्कुल ऐसे ही रहा, ये पूरा फैक्टर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो विल रिमेन जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरा फैक्टर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। 9.8 का हाफ 4.9, तो यहाँ पे आ गया 4.9, साथ में लिखा हुआ है टी स्क्वायर। जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 100 बराबर आ गया 4.9 टी स्क्वायर। 4.9 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो हमने 100 को डिवाइड किया 4.9 से, तो 100 डिवाइडेड बाय 4.9, हमें आंसर मिला इसका 20.40। जब 100 को मैंने 4.9 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 20.40। अब मुझे t का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ t चाहिए, मुझे t का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ t चाहिए। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ कौन सा ऑपरेटर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो मेरे पास टी स्क्वायर बराबर आया था 20.40, तो मैंने यहाँ लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो टी स्क्वायर पे भी रूट आया, 20.40 पे भी रूट आया, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, तो अंडर रूट निकाला मैंने आंसर का, तो मुझे मिला 4.51 सेकेंड्स। ये मेरे पास आ गया इसका टाइम, ये मेरे पास आ गया इसका टाइम। अब आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। फाइनल वेलोसिटी निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी आई की जगह आ गया जीरो, एक्सेलरेशन का मतलब 9.8, टाइम की जगह 4.51, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.51, तो मुझे आंसर मिला इसका 44.19, इसका मुझे आंसर मिला 44.19 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आई इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये मेरे पास आई इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास एक पहला न्यूमेरिकल था जो प्रैक्टिस के तौर पे था। इतने आसान न्यूमेरिकल आई विश के पेपर में आ जाए, लेकिन आते नहीं है। लेकिन पहले आसान करेंगे तभी तो मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में चीज कराई। अब चलते हैं आगे। क्या सारे स्टूडेंट्स ही नोट कर चुके हैं? ओके, अब मूव करते हैं आगे। फरजान कुछ कहना चाह रहे हैं? कितने बच्चे नोट कर चुके हैं, हाथ उठाइए भाई। ओके, थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं। आपके पास लिखा हुआ है अ बॉडी इज थ्रोन vertically upward with velocity of 25 meter per second. A body is thrown vertically upward with velocity of 25 meter per second. Find the maximum height reached by a body. The maximum height reached by a body. Time taken to reach maximum height. Time taken to reach maximum height. Time taken to reach maximum height. A body is thrown
vertically upward with velocity of 25 meter per second. Find the maximum height reached by a body and time taken to reach maximum height. Data. क्या बोल रहे हैं? एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, बस अपवर्ड मोशन, मेरी बातें ध्यान में लाएं। अपवर्ड मोशन, वी आई गिवन, वी एफ जीरो, वी आई गिवन जो गिवन है वो 25, वी आई 25 मीटर पर सेकेंड, वी एफ जीरो, अपवर्ड मोशन एक्सेलरेशन नेगेटिव -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपवर्ड मोशन एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायरमेंट, सबसे पहली चीज आ रही है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉडी। मैक्सिमम हाइट से मुराद डिस्टेंस, तो h इक्वल टू s। आपको ये बताना है कि बॉडी ने कितनी हाइट कवर करी। हाइट कवर करी मीन्स बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। बॉडी ने कितनी हाइट कवर करी, हाइट कवर की मीन्स बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। इसके साथ टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, यानी कि t। ठीक है, निकालना क्या है डिस्टेंस और vf क्या है जीरो। निकालना क्या है डिस्टेंस और vf क्या है जीरो। निकालना क्या है डिस्टेंस और vf क्या है जीरो। तो इक्वेशन लगा देंगे हम। सबसे पहले आपके पास 2as is equal to vf square minus vi square, 2as is equal to vf square minus vi square। 2 as it is आ गया, एक्सेशन की जगह माइनस में 9.8, s as it is। vf का मतलब जीरो का स्क्वायर, अभी बताया था मैंने, जब vf जीरो होता है तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। vf का मतलब जीरो का स्क्वायर, vi का मतलब 25 का स्क्वायर, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 9.8 का ट्वाइस, शुरू में याद करवा दिया था 19.6, 9.8 का ट्वाइस 19.6। इस जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ से माइनस ऐसे उतरा, 25 का स्क्वायर होता है 625। लेफ्ट के माइनस से राइट का माइनस क्या हुआ, कैंसिल। 19.6 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो 625 डिवाइडेड बाय 19.6, तो 625 को मैंने डिवाइड कर दिया 19.6 से, तो मुझे आंसर मिला 31.88 मीटर्स। ये मेरे पास आई डिस्टेंस की वैल्यू। आंसर मुझे मिला इसका 31.88 मीटर्स और ये मेरे पास आई इसके डिस्टेंस की वैल्यू। आंसर मुझे मिला 31.88 मीटर्स और ये मेरे पास आई इसके डिस्टेंस की एक वैल्यू। इसके साथ मुझे जो चीज निकालनी है वो चीज निकालनी है आपके पास टाइम। अब टाइम निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला लगाएं। आपको वी आई भी पता, वी एफ भी पता, ए भी पता। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं और टाइम निकाल लें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं और टाइम निकाल लें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं और टाइम निकाल लें। तो अब मैंने आपके पास लिखा 40, एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। टी और ए की पोजीशन कर दें इंटरचेंज, टी और ए की पोजीशन कर दें इंटरचेंज, तो टी बराबर आ गया वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब वैल्यूज पुट करें, वी एफ का मतलब जीरो, वी आई का मतलब है कितना लिखवाया था मैंने 25, वी आई का मतलब है 25, एक्सेशन का मतलब माइनस में 9.8। जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऊपर बचा माइनस में 25, नीचे बचा माइनस में 9.8। ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल, तो 25 डिवाइडेड बाय 9.8। जब इसको मैंने डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 2.55, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2.55 सेकेंड्स। ये मेरे पास आई टाइम की वैल्यू। तो टाइम की वैल्यू मुझे मिली 2.55 सेकेंड्स, ये मेरे पास टाइम की वैल्यू आई। तो टाइम की वैल्यू जो हमें मिली यहाँ से वो 2.55 सेकेंड के बराबर आई, तो t इज इक्वल टू 2.55 सेकेंड्स। ये मेरे पास टाइम की वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये न्यूमेरिकल अपने इख्तिताम पे पहुंचा। इसी तरह मैं कुछ और न्यूमेरिकल की आपको और प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ ताकि आपको करने के आदी बने। अ बॉल इज ड्रॉप्ड
A ball is dropped from the top of a tower. A ball is dropped from the top of a tower and it takes 10 seconds to reach the ground. A ball is dropped from the top of a tower and it takes 10 seconds to reach the ground. Find the height of the tower and final velocity of ball just before it hits the ground. Find the height of the tower and final velocity of the ball just before it hits the ground. Find the height of the tower and final velocity of the ball just before it hits the ground. इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी। किसी ने अटेम्प्ट किया इसका आंसर? ओके, फिजा अनवर बताइए क्या आंसर आ रहा है? सर इसका डिस्टेंस 480 मीटर्स आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा? 98। पता नहीं पक्का? सर। पक्का है? पता नहीं। अच्छा जी, ओके। और युसरा बताइए आंसर क्या आ रहा है? सर इसकी जो हाइट है वो आ रही है 490 मीटर और फाइनल वेलोसिटी आ रही है 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। ओके, तो मैंने आपको ये बात बताई थी और मैंने आपको बात ये बताई थी कि आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है। इसको देख लें, जिनसे नहीं हुआ घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ड्रॉप हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 और एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। ये हमारे पास बात हो गई। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक और चीज बोल रहे हैं,
और ये बोल रहे हैं कि इसने ज़मीन पे जाने के लिए कितने सेकंड लिए, 10 सेकंड्स। तो t की वैल्यू हो गई 10 सेकंड्स। रिक्वायरमेंट में दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो आपको मालूम करनी है हाइट, हाइट से मुराद डिस्टेंस, और एक आपको चाहिए फाइनल वेलोसिटी यानी कि vf। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर प्योरली, सिर्फ और सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी में प्योरली आपके पास हम इक्वेशंस को अपनी आसानी के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि जहाँ वी आई जीरो होगी वहाँ पे हम डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेशन लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एस, एस बराबर होता है आपके पास वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई का मतलब 0, टाइम का मतलब 10 प्लस हाफ, एक्सटेंशन का मतलब 9.8, टी स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 9.8 का हाफ होता है 4.9 और 10 टेंजा होता है 100। तो 4.9 को हमने 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ गया 490 मीटर्स। ये मेरे पास आई यहाँ पे डिस्टेंस की एक वैल्यू और वो मेरे पास बराबर है इसके 490 मीटर्स के। अब आपको मालूम करनी है यहाँ पे क्या, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बराबर होगी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई का मतलब 0, एक्सेशन का मतलब 9.8 और टाइम आपको दिया हुआ था कितना, 10। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आया 98 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिली इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये आपके पास इसके आंसर्स आए जो आप लोगों ने करने चाहिए थे लेकिन आपने नहीं किया। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और मुझे सबका हाथ उठा हुआ नजर आना चाहिए। एंड यू आर नॉट अलाउड टू टेक मोर देन 30 सेकेंड्स फॉर दैट न्यूमेरिकल। मैंने बोला 30 सेकंड से ज्यादा आप उसमें टाइम नहीं लेंगे, ध्यान में रखिएगा। मैं काउंटडाउन शुरू कर दूंगा। A body is thrown vertically upward with velocity of 45 meter per second. Calculate how long would it take to reach the highest point. Calculate how long would it take to reach the highest point. How long, long का मतलब होता है देर तक। आप खुद निकालें क्या निकालना है। How long का मतलब होता है कितनी देर तक, जल्दी से निकालें फटाफट। How long का मतलब होता है कितनी देर तक। चले भाई, आंसर्स अब आपको निकालने हैं इसके। A body is thrown vertically upward with velocity of 45 meter per second. Calculate how long would it take to reach the highest point. आंसर्स 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। काउंटडाउन मैं शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3, साजिश हो रही काउंटडाउन के अंदर, 4 5 6। और कुछ लोग चाहते हैं मैं काउंटडाउन भूल जाऊं क्योंकि वो कुछ पढ़ पढ़ के फूक रहे हैं। 1 2 3 4 5, साजिशों के जाल बिछाए जा रहे हैं। 6 7 8, रामेश फाइनली स्टूडेंट रेज अ हैंड। ओके बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ, लेट द अदर्स डू। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और देखें मैं कहाँ बच्चे कामयाब हो गए, काउंटडाउन तोड़वा दी उन्होंने। ऐसा असर हुआ साजिश का, काउंटडाउन भूल गया मैं। ओके, बच्चों के हाथ उठना शुरू हो चुके हैं। बच्चों के हाथ उठना शुरू हो चुके हैं।
सबसे तो नहीं पूछ सकता, लेकिन कुछ बच्चों से पूछता हूँ। जी रामेश, क्या आंसर आया बेटा? सर आंसर आया 4.59 सेकंड। आंसर आया है 4 पॉइंट आगे 5.59 सेकंड। ऑलराइट जी। अभिया बताइए क्या आंसर आया? सर आंसर आया 4.59 seconds. ऑलराइट। आमिना खुर्रम बताइए क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर आंसर आ रहा है 4.59 seconds. फरजाम बताइए क्या आंसर है? 4.59 सेकंड्स। ओके, आंसर आया 4.59 सेकेंड्स। बच्चों ने फॉर्मूला लगाया होगा A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो T बराबर हो गया होगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। वी एफ का मतलब है 0, वी आई का मतलब है 45, एक्सेशन का मतलब माइनस में 9.8। अपवर्ड मोशन है तो वी आई गिवन होगी, वी एफ 0 होगी, एक्सेलरेशन माइनस में होगा, तो ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल होगा। 45 को डिवाइड करेंगे 9.8 से तो आंसर मिलेगा 4.59 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिला इसका टाइम। ठीक है, ओके बेटा। तो कल की क्लास में मैं केसेस पढ़ाऊंगा। केसेस में 20 मिनट की डिस्क्रिप्शन है शुरू में, मिस मत कीजिएगा। अगर शुरू की डिस्क्रिप्शन मिस हो गई तो फिर तीनों चारों क्लासेस में कुछ समझ नहीं आएगा। 20 मिनट की डिस्क्रिप्शन है केसेस में, बार बार बोल रहा हूँ, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।